नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है लखपति आदमी की पत्नी। पति की मौत के बाद बेटों ने हड़पे रुपए और माँ को हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर बंद मकान में कैद कर दिया। तो पुलिस ऑफिसर्स ने जब उस बंद मकान का ताला तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला तो उनके होश उड़ गए। फिर बेटों के साथ हुआ कुछ ऐसा कि उनकी आत्मा भी कांप उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ उन बेटों के साथ और कैसे उन्होंने अपनी माँ की इतनी दुर्गति की, आइए जानते हैं। सुप्रिया, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हम लोग वैसे ही लेट उठे हैं। ऊपर से मंदिर में इतनी भीड़ होगी कि वापस आने में ही बहुत समय लग जाएगा। और फिर इन दोनों को, तुम्हारे ससुर जी को और तुम्हारे पतिदेव जी को ऑफिस भी तो जाना है ना। चलो फटाफट जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी होकर नीचे आ जाओ। पूजा की सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। फिर हम दोनों साथ ही मंदिर चले चलते हैं। कामिनी जी की आवाज़ सुनकर सुप्रिया बोली, अभी बस 2 मिनट रुकिए माँ जी, मैं अभी आई। इतने ही कामिनी जी ने पूजा की थाली तैयार की। इतनी ही देर में अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करती हुई सुप्रिया कमरे से बाहर निकली और बोली, मम्मी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उसने अपने सिर पर पल्ला रखा और बोली, चलिए माँ जी, वरना सच में आज बहुत देर हो जाएगी। आज तो आपको मेरी वजह से और भी ज़्यादा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। और बस ज़्यादा भीड़ ना मिले अब मंदिर में, तो समय से ही सब काम निपटू कर हम फ्री होकर आ जाएंगे। चलो चलो। दोनों ही जल्दबाजी में घर से निकल गईं। जाते वक्त सुप्रिया को कुछ अजीब सी आवाज़ आई तो वह कामिनी जी से बोली, 1 मिनट माँ जी, क्या आपको भी कोई आवाज़ सुनाई दी? पूजा के लिए लेट होती हुई कामिनी जी बोली, अरे बेटा, कोई आवाज़ नहीं है। लग रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारे कान बज रहे हैं। भगवान तुम्हारे कान में आकर कह रहे हैं कि बस अब जल्दी आ जाओ। और कितना समय लगाओगे? तब थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। कामिनी जी ने इतना कहा तो सास बहू दोनों हंस दीं और सुप्रिया ने अपने कदमों को तेज गति से आगे बढ़ाया। जल्दबाजी में दोनों ने ही इस बात पर गौर नहीं दिया कि सचमुच सुप्रिया को कोई आवाज़ आई भी थी या फिर यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। जल्दी जल्दी में दोनों मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। मंदिर में उन्होंने अच्छे से पूजा पाठ की और ईश्वर की कृपा से वहाँ भीड़ ज़्यादा न होने के कारण जल्दी ही अच्छे से पूजा पाठ करके फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट रही थीं कि तभी सुप्रिया ने कामिनी जी से दोबारा कहा, माँ जी 1 मिनट रुकिए ज़रा। क्या हुआ बहू? कामिनी जी ने थोड़े चिंता भरे हाव भाव चेहरे पर लाते हुए कहा। तो सुप्रिया बोली, माँ जी ज़रा गौर से सुनिए, मुझे फिर से अजीब सी आवाज़ लग रही है। सुप्रिया की बात सुनकर कामिनी जी बोली, बहू तू ठीक तो है ना? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब सुप्रिया ने अपनी सास को हाथ का इशारा किया और चुप रहने को कहा। कामिनी जी भी अपनी बहू के इशारे से बिल्कुल चुप हो गईं। सुप्रिया ने अपने हाथों का सहारा लेते हुए आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश की कि आखिर यह आवाज़ कैसी है और कहाँ से आ रही है। गौर से सुनते हुए सुप्रिया ने पाया कि यह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उनके पड़ोसी के घर से आ रही है। तब सुप्रिया ने अपनी सास कामिनी जी को कहा, माँ जी आइए ज़रा मेरे साथ। तो कामिनी जी अपनी बहू के साथ हो लीं और 4 कदम सुप्रिया के साथ जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ाए कि उन्हें भी आवाज़ आने लगी। तब सुप्रिया दोबारा अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी क्या अभी भी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही? तो कामिनी जी बोली, बहू तुम बिल्कुल सही कह रही थीं, अब तो मुझे भी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता है
जैसे कोई कराह रहा हो या फिर बड़े दुख में हो। वह आवाज़ सुनकर सुप्रिया बोली, माँ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे लगता है कि हमें एक बार उनके घर में जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। कामिनी जी ने सुप्रिया को दूसरों के घरेलू मामलों में दखलंदाजी ना करने के लिए कहा। तब सुप्रिया ज़्यादा कुछ तो नहीं बोली, पर फिर भी उसने अपनी सास के सामने अपनी बात रखी और कहा, माँ जी, अगर यही सोचकर कोई किसी के बीच में ना बोले तो न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाए, और अगर बीच में बोल दिया जाए तो हो सकता है कि ऐसे ही किसी मासूम की जान बच जाए। तब सुप्रिया की बात सुनकर कामिनी जी ने सोचा कि बात तो सही कह रही है बहू। अगर सच में कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सुप्रिया की बात सुनकर कामिनी जी ने अपनी आंखों से इशारा किया और सुप्रिया को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अपनी सास का साथ पाकर सुप्रिया को थोड़ी और हिम्मत मिली और उसने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। झिझकती हुई वह आवाज़ घर के नज़दीक जाने पर और ज़्यादा बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जा रही थीं, वैसे वैसे उन दोनों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं कि न जाने अंदर क्या हो रहा है। लेकिन खिड़की से झांकने की बहुत कोशिशें करने पर भी जब उन्हें कुछ दिखाई ना दिया तो कामिनी जी ने सुप्रिया को कहा कि वह दरवाजे की तरफ से झांक कर देखने की कोशिश करे या एक बार जाकर गेट पर जाकर दरवाज़ा खटखटाए, देखे कि अंदर कौन है और क्या हो रहा है। तब सुप्रिया ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई और कामिनी जी को आवाज़ देकर बुलाया, माँ जी, ज़रा इधर आइए। कामिनी जी भी जैसे आगे बढ़ीं और आगे बढ़कर उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा देखा तो वे भी चौंक गईं और उनके मुंह से निकला कि यह सब क्या है बहू? हमने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, उस घर में ताला लगा हुआ था। अब ताला लगा हुआ देखकर दोनों ही परेशान हो गईं। घर के अंदर से सिसकने की आवाज़ें और घर के बाहर यूं ताला लगा हुआ देखकर वह कुछ समझ नहीं पाईं। लेकिन यह देखकर तुरंत ही कामिनी जी के मन में कुछ घबराहट हुई और उन्होंने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और तेज़ कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गईं। साथ ही उन्होंने सुप्रिया को इशारा किया कि बेटा, बिना देर किए बिना कुछ पूछे तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो। सुप्रिया भी अपनी सास की बात मानकर उनके साथ घर वापस लौट आई। पूरे दिन वे दोनों अपने अपने कामों में लगे रहे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में आज सुबह की वह सारी घटना घूम रही थी। दोपहर में जब दोनों फिर से पास बैठीं तो उसी चीज़ को लेकर चर्चा करने लगीं। सुप्रिया ने कामिनी जी से पूछा, माँ जी, आप मुझे अचानक वहाँ से ऐसे क्यों ले आईं? तब कामिनी जी ने कहा, बेटा, हमने उस घर में ज़्यादा कभी किसी को आते जाते हुए नहीं देखा है। ऐसे में घर के बाहर ताला लगा हुआ और घर के अंदर से किसी के रोने की सिसकने की आवाज़ें, मुझे यह सब बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, और फिर तू तो जानती ही है ना कि तुझे कोई परेशानी हो गई तो हम सब का क्या होगा। बिना किसी बात ही मैं अपनी बहू को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। इसीलिए मुझे इस वक्त जब यही सही लगा तो बस मैं तुझे अपने साथ ले आई, और शायद ठीक ही किया मैंने, क्योंकि अगर मैं जो सोच रही हूँ वह सच निकला तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। कामिनी जी की बात सुनकर सुप्रिया बोली, शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मेरा मतलब है कि अभी तक हमने इस बारे में कोई बात तो की ही नहीं है, फिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार शाम को जब पापा जी और आपके बेटे घर आ जाएंगे तो एक बार
हम उनसे बात करके देखते हैं, फिर जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। सुप्रिया की बात सुनकर कामिनी जी ने भी हामी भर दी और बोली, हाँ बिल्कुल बेटा, शाम को सबके आने पर आराम से बैठकर बात करेंगे। तब देखते हैं कि तुम्हारे ससुर जी और राजीव क्या कहते हैं। वे दोनों जैसा कहेंगे फिर हम वैसे ही कोई एक्शन लेंगे। यही सोचकर दोनों सास बहू शाम को खाने की तैयारी करने लगीं और बढ़िया खाना बनाया। रात हुई और रात को राजीव और सोमेश जी दोनों ही अपने अपने काम से वापस लौट आए तो उनके आने पर रोज़ की तरह हाथ मुंह धोकर वे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। जैसे ही वे लोग डाइनिंग टेबल पर आए तो कामिनी जी और सुप्रिया ने उनके लिए खाना लगा दिया और चारों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। तब सब लोग जब खाना खाकर थोड़ी देर के लिए बरामदे में बैठे तब सुप्रिया के इशारे करने पर कामिनी जी ने आज सुबह वाला सारा वाकया सोमेश जी और राजीव को बता दिया। बात बातों में जब उन्होंने यह वाकया उन्हें बताया तो राजीव और सोमेश जी भी पहले तो थोड़ा परेशान से हुए, फिर हंसने लगे और बोले, कमाल करती हो आप दोनों भी, मतलब हद हो गई। अभी तक तो सुप्रिया तुम अकेली ही ऐसा किया करती थी, लेकिन अब तो तुमने माँ को भी शामिल कर लिया। अरे जब घर के बाहर ताला लगा हुआ है तो घर के अंदर से भला कैसे आवाज़ आ सकती है? तुम भी ना कमाल की बात करती हो। अरे ये कोई मूवी थोड़ी ना है जो बंद घर के अंदर से भूतिया आवाज़ें आएंगी। अपनी आवाज़ बदलकर सुप्रिया को डराने की कोशिश करता हुआ राजीव बोला तो सुप्रिया राजीव के कंधे पर हाथ मारकर कामिनी जी की ओर बढ़ गई और बोली, देखिए ना माँ जी, खामखा मुझे डरा रहे हैं। आप बताइए ना, क्या हमने सचमुच आवाज़ सुनी नहीं थी? तब कामिनी जी ने सोमेश जी से कहा कि आप इसकी बातों को मजाक में मत लीजिए। सचमुच मैंने सुप्रिया के कहने पर पहले यकीन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपने कानों से आवाज़ सुनी तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि यह सच कह रही है। यहाँ तक कि वह आवाज़ सिर्फ रोने की नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई दर्द में कराह रहा है, बहुत तकलीफ में है कोई। मुझे वह आवाज़ सुनकर वह दर्द महसूस हो रहा था। मुझे लगता है जी कि हमें कुछ तो करना चाहिए। तब सोमेश जी ने बात की गंभीरता को समझते हुए कामिनी जी से कहा, अगर ऐसा है तो तुमने तभी दरवाज़ा क्यों नहीं खुलवाया? मेरा मतलब, अगर ताला लगा हुआ था तो ताला तोड़ देते। तब सुप्रिया ने अपनी सास के मन में बैठा हुआ डर उन दोनों को बताया, लेकिन उन दोनों ने सोमेश जी और राजीव को समझाया कि वे दोनों कुछ करें और पता लगाएं कि वह आवाज़ें कैसी थीं। घर के पास में इस तरह से बंद घर में अजीब आवाज़ें आना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बस यही सोचकर राजीव और सोमेश जी ने भी इस बात को सीरियस लेते हुए इस पर एक्शन लेने का निश्चय किया। तो कामिनी जी तुरंत ही फ़ोन करने लगीं पुलिस को। हालांकि राजीव ने तो उन्हें मना भी किया कि पापा कल देख लेंगे, लेकिन सोमेश जी को लगा कि बेटा जो भी है अभी पता चल जाना चाहिए, और फिर सुबह भी जल्दबाजी में हम लोग ऑफिस निकल जाते हैं। फिर से यह दोनों अकेले रह जाएंगे, और अगर वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की वजह से या उस घर की वजह से हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आए। तुम रुको, कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, तब सारा सच बाहर आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोमेश जी के फ़ोन करने पर 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने पूछा कि पूरी बात क्या है। तब सुप्रिया और कामिनी जी ने सारी बात बता दी। तब पुलिस ऑफिसर्स के साथ कामिनी जी, सोमेश जी और राजीव सब लोग उस बंद घर की ओर चल पड़े जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं।
कामिनी जी ने उस जगह के बारे में बता दिया। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने उनसे पूछा कि यह घर कितने दिनों से बंद पड़ा है। क्या आपने यहाँ कभी किसी को आते जाते नहीं देखा? किसका है यह घर? तब सोमेश जी ने बताया कि यह घर मिस्टर वर्मा का है, जिनकी मौत आज से 5 साल पहले ही हो गई थी। और फिर उनकी मौत के बाद उनके दोनों बेटे, जो कि बाहर रहा करते थे, उनमें से एक बेटा तो वापस चला गया था, लेकिन दूसरा बेटा बहुत समय तक तो यहीं रहा था। फिर साथ में अपनी माँ को भी लेकर चला गया था। उसके बाद बस कभी कभार आते जाते ही उन लोगों को देखा है, और पिछले काफ़ी समय से तो यहाँ बस कभी कभी उनका बेटा ही दिख जाता है। तो पुलिस वालों को कुछ शक हुआ। उन्होंने उस जगह पर दीवार के बाहर की तरफ से हाथ मारना शुरू किया। तब अंदर से भी उन्हें कोई भी आवाज़ ना आई। तो वह वापस जाने लगे कि तभी किसी ने ज़ोर से खांसा हो। ऐसी आवाज़ उन्हें अंदर से आई। सबसे पीछे कामिनी जी ही थीं। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो पुलिस वालों को वापस आने के लिए कहा और बताया कि सर देखिए, अभी मुझे यहाँ से आवाज़ आई है। मुझे लगता है कि अंदर कोई है जिसने हमारे इशारे को समझा और अंदर से भी आवाज़ की है। आप रुकिए ज़रा। कामिनी जी ने बाहर से दोबारा हाथ मारा तो अंदर से भी किसी ने फिर से आवाज़ की। कामिनी जी ने धीमे से पूछने की कोशिश की, क्या अंदर कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है? तो अंदर से कोई बोलने की कोशिश तो कर रहा था, क्योंकि अंदर से आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन ढंग से कोई बोल नहीं पा रहा था। अब जब पुलिस वालों को भी यकीन हो गया कि अंदर कोई है, तो बिना देर किए पुलिस वालों ने घर के अंदर दाखिल होने के लिए जो रास्ता सूझा वह रास्ता अपनाया और बिना देर किए घर के बाहर लगा हुआ वह ताला तोड़ दिया और घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर इधर उधर देखा। घर काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी लगी हुई थी। ऐसे में अपनी मोबाइल की टॉर्च के सहारे वह पुलिस वाले उस कमरे की ओर बढ़े जिस कमरे की तरफ से बाहर आवाज़ें आ रही थीं। घर के उस हिस्से में जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कमरे के बाहर भी ताला लगा हुआ है। बाकी कमरे तो फिर भी खुले हुए थे, केवल इसी कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। अब कुछ समय के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कुछ पल थोड़ा रुककर उन्होंने सोचा, लेकिन फिर बिना देर किए उन्होंने वह ताला भी तोड़ दिया और उस कमरे में दाखिल हुए। लेकिन यह क्या, जैसे ही उन्होंने ताला खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर का नज़ारा जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे के उस पार की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। पूरा घर जितना गंदा था उससे भी कई गुना ज़्यादा गंदा था वह कमरा। उस कमरे में चारों ओर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं, कहीं खाना कहीं पानी, यहाँ तक कि उसी कमरे में मल मूत्र पड़े हुए थे। कमरे को खोलते ही इतनी बुरी बदबू आई कि पुलिस वालों का वहाँ रुकना भी मुश्किल हो गया, लेकिन सच जानने के लिए अंदर जाना भी मजबूरी थी। जैसे तैसे अपनी सांसें रोकते हुए रुमाल का सहारा लेकर वे लोग आगे बढ़े। हिम्मत करके थोड़ी सांस लेते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि अंदर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है और यह कोई महिला थी जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। साथ ही उसके मुंह में भी कपड़ा बंधा हुआ था और शायद इसी कारण वह आवाज़ नहीं दे पा रही थी। पुलिस वालों को देखते ही वह महिला आवाज़ करने लगी और ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगी। पुलिस वालों ने सबसे पहले किसी तरह से उस महिला को उस कमरे से बाहर निकाला। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब तो यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। सुबह होने तक वहाँ न जाने कितने पत्रकार इकट्ठे हो गए। इतने बड़े बंगले के एक कमरे में एक वृद्ध महिला को इस हालत में पाया जाना
कोई छोटी बात नहीं थी। अब तो उस औरत को अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद बस सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द उसे होश आ जाए, ताकि उन पुलिसकर्मियों के द्वारा ये सच का पता लगा सकें कि आखिर कैसे यह महिला यहाँ तक पहुँची। उस औरत की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति थी कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। पुलिस वाले भी उन्हें देखकर, उनकी मरणासन स्थिति को देखकर बहुत परेशान हो गए थे कुछ पल के लिए। लेकिन अगली सुबह जब उन्हें होश आया, तब जाकर सबकी जान में जान आई। पुलिस वालों ने उनके पड़ोसी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वे कामयाब रहे और ना ही कैसे ही पता लगा सके। अब हर कड़ी को जोड़ने के लिए उस वृद्ध महिला से बात करना बहुत ज़रूरी था। सोमेश जी ने इतना तो बता दिया था कि वह महिला लगता है जैसे मिसेस वर्मा हो, लेकिन मिसेस वर्मा इस हालत में नहीं हो सकती। सोमेश जी ने यह भी बताया कि वह तो बहुत ही साफ सफाई को पसंद करने वाली हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त महिला है। इसीलिए अभी तक तो यह भी कंफर्म नहीं था कि यह महिला आखिर है कौन। क्या यह सच में मिसेस वर्मा है या कोई और है? और मिस्टर वर्मा का पूरा परिवार एकदम से कहाँ चला गया? उनकी मौत के बाद सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? और अब अचानक उनके बंद घर में इस महिला का यूं मिलना किस तरह का संकेत दे रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। पूरी रात की प्रार्थना के बाद अब जाकर सुबह डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि वह महिला अब होश में आ चुकी है और पहले के मुकाबले अब खतरे से बाहर है। तब जाकर पुलिस वालों की भी जान में जान आई और उन्होंने सोमेश जी को फ़ोन करके इस बारे में बताया। और कोई नहीं तो सोमेश जी और राजीव जी ऑफिस जाते वक्त एक बार हॉस्पिटल आ गए। पुलिस वालों ने उनसे जितना भी कोऑपरेट करने को कहा, उन्होंने उनकी पूरी मदद की जितना उनसे संभव हुआ। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस महिला को न्याय दिलाना, क्योंकि यह मजबूर और लाचार महिला अब इतनी बेबस थी कि फिलहाल उनके लिए बयान दे पाना भी संभव नहीं था, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना था कि यह महिला पिछले काफ़ी समय से बिना खाए पिए ऐसे ही पड़ी हुई है। यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए इसने अपने ही कपड़ों को चबाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी आंतों में भी बहुत इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए इन्हें होश तो आ गया है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब केवल हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन आप यह न सोचें कि यह पूरी तरह से ठीक है या आप इनसे आराम से बात कर सकते हैं। अभी आप कोई भी इनसे कोई बात नहीं कर सकते। अभी आपको इन्हें बहुत समय देना होगा। जब तक यह पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक यह आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस वाले इस बात को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी शारीरिक परेशानी तो देखी भी जाए। लेकिन अब पुलिस वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें यह भी बताया कि वह महिला न सिर्फ शारीरिक कष्ट झेलकर यहाँ आई है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह अभी सजग और स्थिर नहीं है। और अभी उसकी मानसिक स्थिति किस हद तक अस्थिर है, यह जानने के लिए भी डॉक्टरों को थोड़ा समय चाहिए होगा। लगभग 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ही डॉक्टर यह सब बातें बता पाएंगे। अब तो उस महिला की इस स्थिति के बारे में पूरा शहर जान चुका था। लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बात पूरे शहर में सबको पता चल चुकी थी और मिस्टर वर्मा का वह पुराना घर भी अब सुर्खियों में आ गया था। लगभग शहर भर में तो आधे से ज़्यादा लोगों को यह बात पता चल ही चुकी थी। इसीलिए शायद लोगों की प्रार्थनाओं का ही असर रहा कि वह महिला इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जीवित रह गई। अब तो बस हर किसी को इंतज़ार था कि कैसे ही करके उस महिला को होश आए
और वह सच बताए ताकि उसके गुनहगारों को सजा मिल सके। और इसके लिए शहर के सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर भी रहे थे। साथ ही कामिनी जी और सुप्रिया जी, जिन्होंने उस महिला की आवाज़ में पहली बार में ही उस दर्द को महसूस कर लिया था, उन्हें जब यह सब पता चला कि उस महिला के साथ ऐसा हुआ है, उस महिला ने इतना अत्याचार सहा है और ऐसी परिस्थितियों से वह गुजरी है, तो वे दोनों भी यह सुनकर बड़ी दुखी थीं। आखिरकार कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? बस यही सब सोच सोच कर उनका भी दिल बैठा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस वृद्ध महिला के साथ भी। उसे शायद दवाओं की जितनी ज़रूरत थी, उतनी ही ज़रूरत उसे दुआओं की भी थी, जो कि लोगों ने सच्चे दिल से की थी। तो ईश्वर ने जैसे एक बार में ही उनकी सारी दुआएं कबूल कर लीं, उनकी सारी प्रार्थनाएं जैसे सुन ली थीं, और अब जल्दी ही उनकी स्थिति बेहतर होने लगी। अभी तक तो उन्हें केवल होश आया था, लेकिन अब वे खुद भी होश में आने लगी थीं। उन्हें समझ आ रहा था कि वह कहाँ हैं, वह कौन है और यहाँ कैसे पहुँची। 2 दिन बाद जब वही पुलिस वाले उनसे मिलने पहुँचे, तो उन्हें देखकर हाथ जोड़कर उस महिला ने उनका धन्यवाद किया और बोली, बेटा, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा यह जीवन अब तुम लोगों की ही देन है, वरना मैं तो उस स्थिति में थी कि कभी भी अपना दम तोड़ सकती थी। अगर तुम लोग ना आते तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। बेटा, मैं तुम्हें जितना धन्यवाद करूं उतना कम ही है। तुम मेरे लिए इंसान नहीं, ईश्वर का दूसरा रूप हो। हाथ जोड़कर उन पुलिस वालों को वह धन्यवाद कर रही थी, तो पुलिस वालों ने उनके हाथों को पकड़कर उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, माता जी, इसमें एहसान जैसी कोई भी बात नहीं है। यह तो हमारा फ़र्ज़ है, और फिर लोगों की सेवा करने के लिए ही तो हमने यह वर्दी पहनी है। और अगर आप असल में किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, तो इन महाशय का कीजिए, क्योंकि इन्होंने ही हमें फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। दरअसल उनकी बहू और उनकी पत्नी, उन्होंने ही आपकी आवाज़ सुनी थी। तो अगर आप धन्यवाद करना चाहती हैं, तो इस परिवार का कीजिए, क्योंकि अगर इन्होंने आपकी आवाज़ को अनसुना कर दिया होता और बाकी लोगों की तरह, तो फिर हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाते। लेकिन इन लोगों ने आपकी दर्द भरी आवाज़ को अनसुना नहीं किया, और उसी की बदौलत आज आप यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पुलिस ऑफिसर ने वहीं खड़े सोमेश जी के परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा। तो वह वृद्ध महिला उस परिवार की ओर देखते हुए उन्हें धन्यवाद करने लगी। तब सोमेश जी, जो कि अब तक अच्छी तरह से उन्हें पहचान चुके थे और पुलिस वालों को भी बता चुके थे, उन्होंने उस वृद्ध महिला से कहा, भाभी जी, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें यह बताइए कि आखिरकार आप उस बंद घर में ऐसी परिस्थिति में क्या कर रही थीं? क्योंकि आपके बेटे बहू तो आपको अपने साथ लेकर गए थे ना। फिर आप वहाँ उस बंद कमरे में कैसे पहुँची और आपकी यह हालत कैसे हुई? सोमेश जी के पूछने पर उस वृद्ध महिला यानी श्रीमती वर्मा ने बताया कि भाई साहब, 5 साल पहले ही मेरे पति की मौत हुई, तो उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थी। आप तो जानते ही हैं कि मेरे 2 बेटे थे और दोनों ही बेटे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे, और दोनों ही हमसे अलग, हमसे दूर रहा करते थे। लेकिन जब मेरे दोनों बेटों को अपने पिता की मौत की खबर मिली, तो वे दोनों अपने सब काम छोड़ कर के हमारे पास दौड़े चले आए, और तब मेरी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे तो अपना ही होश नहीं था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ नहीं। बस यह जीवन भी बहुत भारी बोझ लग रहा था। उस समय लग रहा था कि मैं क्यों जीवित हूँ। लेकिन जब बेटे बहू का सहारा मिला, तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए सब रास्ते बंद नहीं किए।
अगर उन्होंने मुझसे मेरे पति को छीना है तो अभी भी मेरे जीने की वजह मेरे पास है, और वह वजह है मेरे बच्चे। मेरे बड़े बेटे की और साथ ही छोटे बेटे की भी इसी साल शादी हुई थी जब आपके भाई साहब की डेथ हुई, और दोनों बहुएं भी उस वक्त मुझे हिम्मत दे रही थीं। बच्चों का साथ पाकर मुझे सुकून था, लेकिन अपने पिताजी की तेरहवीं के बाद ही बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों ही अपने अपने काम पर वापस जाना चाहते थे। लेकिन मेरे पास कौन रहेगा? पहले तो बड़े बेटे ने रुकने का कह दिया, लेकिन फिर खुद ही उसने मना कर दिया। कहा कि मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर माँ के पास यहाँ रुका रहूँगा तो मेरी नौकरी का क्या होगा? इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हुई, तो मैंने मना कर दिया कि मेरी वजह से तुम्हें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मेरा क्या है, मैं तो अपना गुजारा कर ही लूँगी। मेरी बातों से न जाने उन्हें क्या लगा। दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी। अगले दिन ही फिर दोनों ही मेरे पास आए और आपसी सहमति से वे बोले कि माँ, अभी कुछ दिन के लिए तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि पापा की मौत एक हादसे में हुई है, तो इंश्योरेंस की कंपनी घर के चक्कर लगाएगी और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो आप अकेली यह सब कैसे संभाल पाएंगी? इसीलिए हम दोनों में से किसी एक का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों ने मुझे बताया कि अब उन दोनों में से शुरू के 15 दिन मेरे पास मेरा छोटा बेटा रुकेगा और बाद के 15 दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास में रुकेगा। जब मेरा बेटा शुरू में मेरे पास रुका तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब बड़े बेटे की रहने की बारी आई तो उसने फ़ोन पर मेरे छोटे बेटे को न जाने क्या कहा कि वह गुस्से में आग बबूला हो गया, तिलमिलाने लगा। बोला कि मैं छोटा हूँ तो हर कोई हर चीज़ में मुझे ही दबाना चाहता है। अरे, जब यहाँ 15-15 दिन रुकने की बात हुई थी तो आप क्यों नहीं रुक सकते हैं? जब वह गुस्से में भिनभिनाता रहा तो मेरी छोटी बहू ने उसे बड़े प्यार से कुछ समझाया और वह भी एकदम शांत हो गया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई यह सोचकर कि मेरी बहू कितनी समझदार है। उसने ऐसे समय पर भी कितनी बुद्धिमानी से काम लिया और बेटे को यूं ही शांत कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने उसे क्या कहकर शांत करवाया है, पर वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है। 15 दिन और बीत गए और इंश्योरेंस कंपनी ने आपके भाई साहब के इंश्योरेंस की पूरी राशि, पूरे 50 लाख रुपए मेरे हाथ में दे दिए। यह सब देखकर मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वह रुपए मुझे मेरे पति की मौत के बदले मिले थे, तो रुपयों से मुझे कोई प्यार नहीं था। मुझे तो अपने पति की याद आ रही थी और मैं रोने लगी उन लोगों के सामने। तो मेरे छोटे बेटे और बहू ने मुझे बहुत सांत्वना दी, लेकिन उनके बाहर निकलते ही उन्होंने मेरी गोद से पैसे का थैला उठाया और वहाँ से चले गए। मैं पहले की तरह वहीं बैठी बैठी रोती रही, लेकिन वे दोनों पैसे का बैग उठाकर चले गए, जैसे मेरी तो उन्हें कोई चिंता ही न थी। चिंता थी तो सिर्फ पैसे वाले बैग की। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस वक्त मैं इस परिस्थिति में नहीं थी कि मैं इतना दिमाग लगाती। मैं तो अपने दुख में डूबी हुई थी, अपने पति को याद कर रही थी। उस वक्त मैंने इतना सोचा नहीं, लेकिन उसी दिन से पैसे लेने के बाद मेरे बेटों का बर्ताव बदल गया। शाम होते ही मेरा बड़ा बेटा भी छुट्टी लेकर आ गया। पूरे दिन मेरी बहू ने ना मुझे खाने का पूछा, ना ही पानी का। वही हाल मेरे बेटे का भी था। यहाँ तक कि शाम को जब बड़ा बेटा आया तो उसने भी बस दिखाने के लिए मेरे पैर छुए और फिर अपने भाई के पास चला गया। मुझे सब कुछ अजीब तो लगा, लेकिन अभी भी मैं शायद खुद को समझा रही थी कि इतनी ही देर में छोटे बेटे के कमरे से दोनों भाइयों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आईं। मैं कमरे में पहुंची तो देखा कि दोनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर कि पैसे किसके पास रहेंगे, किसके पास नहीं। बड़ा भाई छोटे से इस बात को लेकर लड़ झगड़ रहा था कि यह पैसे पापा की इंश्योरेंस के हैं,
तो हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटने चाहिए। लेकिन छोटे भाई का कहना था कि जब पूरे 30 दिन माँ के पास केवल मैं रहा हूँ तो इन पैसों पर भी मेरा अधिकार है। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, लेकिन यहाँ रहने की वजह से मेरी जॉब चली गई है। मेरी जो नौकरी पर बन आई है अब मेरी नौकरी नहीं है, तो मैं कहाँ से करूँगा सब कुछ। इसीलिए अब इस पर केवल मेरा अधिकार है। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर छोटे बेटे ने अपने पैसों का थैला अपनी माँ के हाथ में थमा दिया और बोला कि अब यह पैसे किसी के पास नहीं जाएंगे। यह सारे पैसे तो अब माँ के ही हैं और माँ के ही पास रहेंगे। पापा के जाने के बाद इन सब पर केवल माँ का हक है। छोटे बेटे ने जब यह सब कहा तो बड़ा बेटा भौचक्का रह गया। छोटे बेटे ने भी बिल्कुल जिद छोड़ दी और मुझे कहा कि मैं कल ही बैंक में जाकर पैसे जमा करवा दूं। अगले दिन मेरे साथ जाकर छोटे बेटे ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। लेकिन अगले ही दिन गुस्से में जैसे ही उसका बड़ा भाई घर लौटने की बात करने लगा तो वह मुझे उन पैसों को निकालने का कहने लगा। लेकिन अभी तक क्योंकि मेरा बड़ा बेटा गया नहीं था, इसीलिए छोटा बेटा भी चुप लगा कर रह गया। और अब जब यह बात बड़े बेटे ने सुन ली तो वह 2-3 दिन तक मेरे साथ वहीं घर पर रहा। तब मेरे छोटे बेटे ने मुझे अपने साथ शहर ले जाने को कहा और जब बड़े बेटे ने मुझे अपने साथ ले जाने को कहा तो वह बोला कि वाह भाई वाह, जब माँ के पास कुछ नहीं था तब तो उन्हें पलटकर भी न देखा और अब आए हो माँ को तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम जैसी औलाद का क्या भरोसा। आज तुम पैसे के लिए माँ के पास आ रहे हो, कल को उनके पास पैसा न रहा तो फिर ऐसे ही साथ छोड़ दोगे जैसे पापा के मरने के बाद छोड़ा था। माँ खुद ही सोच लो कि आपको क्या करना है। पूरे 30 दिन आपका यह लाडला बेटा झांक कर आपको देखने भी ना आया। अब आप फैसला कर लो कि आपको अब किसके साथ जाना है। मुझे भी छोटे बेटे की बात सही लगी। आखिरकार 30 दिन तक उसने ही तो मेरा साथ दिया था, तो मैंने भी बड़े बेटे के साथ जाने से मना कर दिया और अपने छोटे बेटे के साथ चली गई। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। वह इंश्योरेंस के पैसे मेरे अकाउंट में थे। एक दिन बेटे ने मुझे पैसे लाने को कहा, लेकिन मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया कि बेटा, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर कल को तुम लोगों ने भी मेरे साथ वही किया जो तुम्हारे बड़े भाई ने किया है तो मैं क्या करूँगी। तब मेरे छोटे बेटे ने पहले तो नाराज़गी जाहिर की, लेकिन फिर उसे बहू ने समझाया और वह फिर से बिल्कुल शांत हो गया और अब सब कुछ धीरे धीरे सही चलने लगा। छोटी बहू और बेटा मेरा बहुत ख्याल रखते। अब तो उनके बच्चे भी थे। मेरे पोते पोती के सहारे मेरा समय कटने लगा था। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक कई बार मेरा बेटा मुझे थोड़े बहुत पैसे करके कई बार पैसे निकलवा चुका था मुझसे। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम उसे जो भी पैसे चाहिए वह मुझे साथ ले जाकर मेरे अकाउंट से तब निकलवा पाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन बैंक में मेरा बेटा जब मेरे साथ गया तो उसने 1-2 जगह और दस्तखत करवाए और वास्तव में उसने अपने खाते में मेरे खाते के सारे पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे। अब तो मेरा बेटा और बहू हर समय मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मुझे उनका यह बदलता व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। यूं ही रोते झींकते 1 साल और बीत गई और फिर मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कहने लगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते, तो इसीलिए मेरे बेटे ने मुझे वहाँ भी न छोड़ा। लेकिन अब वह मुझे घर में भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वह मेरे सारे पैसे हड़प चुके थे। उसके बाद तो मैं उनके किसी काम की न रही शायद, और इसीलिए मेरा नालायक बेटा मुझे गांव घुमाने के बहाने से यहाँ लेकर आया और यही रात के अंधेरे में मेरे हाथ पैर बांधकर, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस कर यहीं 1 हफ्ते के लिए ब्रेड
और कुछ पानी भरकर वह चला गया। एक हफ्ते बाद वह फिर से आया और फिर बाहर से खिड़की से ही थोड़ा सा खाना डालकर चला गया। पिछले 1 महीने से मैं इस नर्क में सड़ रही थी और इस हफ्ते तो मेरा बेटा मुझे वहाँ थोड़ा बहुत खाने को जो दे जाया करता था वह देने के लिए भी ना आया। तो मजबूरी में मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और दर्द के कारण, भूख के कारण मैं रो रही थी, तड़प रही थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ना ही तो ढंग से कुछ खाया, ना ही ढंग से खाना तो दूर की बात, पिछले 7-8 दिन से मुझे खाने को कुछ मिला ही नहीं। मजबूरी में जब मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मुझे अपने कपड़ों को चबाना ही अच्छा लगने लगा। मुझे जो दिखा मैं उसे चबाने की कोशिश करने लगी। उसके बाद तो आप लोगों ने मुझे देख ही लिया और अब के हालात आप सभी जानते हैं। मेरी अपनी ही औलाद ने जीते जी मुझे नर्क में धकेल दिया। उसके बारे में तो मैंने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा, लेकिन सोचा हुआ सब कहाँ पूरा होता है। यह मैंने ही तो नहीं सोचा था, पर मेरी औलाद ने शायद अपने पिता के मरते ही यह सब सोच लिया था। यह सब कहती हुई वह वृद्ध महिला रोने लगी। तब उन्हें सांत्वना देती हुई कामिनी जी बोली, चुप हो जाइए बहन जी, हिम्मत रखिए। ईश्वर जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं और अब भी जो होगा सब अच्छा ही होगा। आप हिम्मत रखिए। यह सब आपके बच्चों की वजह से हुआ है। ऐसी नालायक औलाद तो ईश्वर किसी को ना दे। लेकिन अब आप क्या करेंगी? क्या आप ऐसी नालायक औलाद को माफ़ कर देंगी या उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा देंगी? तो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वह वृद्ध महिला कामिनी जी की ओर देखने लगी और बोली, बहन जी, आपके अपने भी तो बेटे हैं ना। आप मुझे बताइए कि अगर मेरी औलाद की जगह आपका अपना बेटा होता तो आप क्या करती? तो कामिनी जी ने बड़े ही आत्म स्वाभिमान के साथ और कड़क आवाज़ के साथ कहा, अगर मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे उसके कर्मों की सज़ा ऐसी देती कि भविष्य में कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा घटिया काम करने से पहले 1000 बार सोच ले। कामिनी जी की यह बात सुनकर उस वृद्ध महिला को भी शायद हिम्मत मिली, तो उन्होंने भी अपने आंसू पोंछे और बोली, तो ठीक है बहन जी, मैं भी ऐसा ही करूँगी, लेकिन मैं अकेले इतना सब कैसे कर पाऊँगी? तब कामिनी जी ने उनके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, आप अकेली कहाँ हैं बहन जी? हम सब आपके साथ हैं। आपको न्याय दिलाने में हम सब आपकी मदद करेंगे। कामिनी जी के इतना कहते ही वह पुलिस ऑफिसर्स भी बोले, बिल्कुल माता जी, बिल्कुल, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बस आप हमारा सहयोग कीजिएगा। तब कामिनी जी उस वृद्ध महिला को डिस्चार्ज करवाने के बाद अपने घर ही ले गईं। सुप्रिया ने भी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उन पुलिस ऑफिसर्स ने अगले ही दिन चार्जशीट बनाकर उनके दोनों बेटों को धर दबोचा और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उन्हें अंदर करने लगे। लेकिन बड़ा बेटा इन सब से साफ साफ बच निकला, लेकिन छोटा बेटा चाहकर भी इन सब से ना बच सका। उसने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी उस वृद्ध महिला यानी मिसेस वर्मा के बयानों के आधार पर उनके छोटे बेटे को कोर्ट ने अटेम्प्ट टू मर्डर और अपहरण के लिए किसी को बंदी बनाए रखने के लिए 14 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई। श्रीमती वर्मा के बड़े बेटे को जब यह सब पता चला तो उसे भी अपने छोटे भाई के कर्मों पर बहुत शर्मिंदगी हुई और एक दिन वह खुद ही अपनी पत्नी के साथ कामिनी जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हुआ बोला, माँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इतना गलत नहीं किया जितना मेरे छोटे भाई ने किया है, लेकिन गलत तो मैंने भी किया है। कहीं ना कहीं मेरे होते हुए आपके साथ इतना सब होता रहा,
लेकिन मैंने भी एक बार भी आपको पलट कर नहीं देखा। कहीं ना कहीं मैं भी इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने आपका थोड़ा सा ध्यान रखा होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके साथ इतना सब कर सके। मुझे पैसे न देने की वजह से मैं आपसे इतना नाराज़ हो गया कि मैंने आपके जीने मरने की भी खबर नहीं ली। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। हाथ जोड़कर वह अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगा और अपने कर्मों की माफ़ी मांगने लगा। तो कामिनी जी और सोमेश जी के समझाने पर मिसेस वर्मा ने उसे माफ़ कर दिया और वह अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। बड़े बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वह अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। इसीलिए अब वह अपनी माँ की सेवा करने लगा और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। और उधर उनका छोटा बेटा अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।